बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज पाकिस्तान की फ़ज़ाएँ फ़तह के नारों से गूंज रही हैं। मार्का हक़ की हम बात कर रहे हैं। मार्का हक़ की तारीख़ी कामयाबी को 1 साल मुकम्मल हो गया है। तकरीबात का सिलसिला जारी है, हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है और आज का ये प्रोग्राम एक्सपर्ट्स एक्सक्लूसिव हम मार्का हक़ के नाम करने जा रहे हैं। नाज़रीन, कराची से खैबर तक, गिलगित से गवादर तक भरपूर जश्न मनाया जा रहा है और मार्का हक़ के शुहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। 22 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार ने अपने सियासी मफाद और दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पहलगाम का ड्रामा रचाया, अपने ही शहरियों का खून बहा दिया और दिन दहाड़े 26 बेगुनाह अफराद को कत्ल कर दिया। नाज़रीन, मोदी सरकार की अगर बात करें, मोदी सरकार का ज़र खरीद गोदी मीडिया ने भी वाविला मचाया, बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया और मोदी सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी। ठीक 1 साल पहले 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान पर हमला कर दिया गया। रात के अंधेरे में सिविलियन इमारतों पर बुज़दिलाना वार किया गया, बेगुनाह शहरियों और मासूम बच्चों को शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस का आगाज़ किया और भारतीय ऑपरेशन सिंदूर, जो कि उनका नाम था, उसको तंदूर में बदल दिया। पाकिस्तानी शाहीनों ने पहले ही वार में भारत के 8 जंगी तैयारे फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए। चंद घंटों में नाज़रीन, राफेल का घमंड ज़मीन पर नाक रगड़ता नजर आया। पाकिस्तानी गाजियों ने भारत की 26 अहम तनसीबात को निशाना बनाया। सूरतगढ़, पठानकोट, उधमपुर के अड्डे लरज़ उठे। बरहमोस मिसाइल राख का ढेर बन गया। महंगा तरीन S-400 सिस्टम मलबे का ढेर साबित हुआ। साइबर वॉर्स ने भारत का मवासलाती निज़ाम मफलूज कर दिया और फतह सीरीज़ के मिसाइलों ने मोदी सरकार की सफ़ों में कोहराम मचा दिया। नाज़रीन, भारतीय जर्नैल आज भी इन हमलों के डरावने ख्वाब देखते हैं। पाकिस्तान की इस तारीख साज कामयाबी पर आज दुनिया मोतरफ है। आज पाकिस्तान का दुनिया में वकार बुलंद है और जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार नजर आता है। ये वो तमाम तर जज्बात मेरी तरह तमाम पाकिस्तानियों के हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने ये जंग जीती, यकीनन हमारे लिए बहुत काबिल फ़ख्र है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इसी पर हम बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबको जी खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। चूँकि सूरत हाल आपके सामने है, बहुत ही तारीख़ी लम्हा, तारीख साज ये हिस्ट्री कहा जाए। 1 साल हुआ मार्का हक़ को। आपके ख्याल में ये जो तारीख साज फतह है, ये पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखती है? आमिर साहब दुआ देखें, 22 अप्रैल को ये इन्होंने मुझे, मेरी आवाज़ वापस आ रही है, इनसे कहें ठीक करें इसे। जी कर देते हैं। तो 22 अप्रैल को जब पहलगाम वाक़या हुआ और 25 को फिर हमने अपने यहाँ कहा कि हम एयर पावर पे मैंने बात की सारी, और हम घर में घुस के मारेंगे, क्योंकि हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी कि हमने अपनी लड़ाई तय कर लिया कि किस तरह करनी है। ये बात इंडिया को समझ नहीं आ रही थी। हमने उनके राफेल फेल किए जब वो श्रीनगर पे 4 राफेल लाए और उन्हें उतारना पड़ा। आपको पता है फिर सारी हिस्ट्री कि जो कुछ ये अभी आइंदा एयर कॉलेजेस में, वॉर कॉलेजेस में पढ़ाई जाएगी, जो फाइट हमारे एयर चीफ ने बैठ के, जिस तरह वो कहते हैं ना, रिमोट पे लड़ी, कि वो सारों को बिठा के, हम चूँकि देख चुके हुए थे पहले भी कि ड्रोन्स में सिस्टम पूरा नस्ब है, नक्शे हैं कि हम बटन दबाएंगे और कैसे वो निकलेंगे और किस किस शहर पे जाएंगे। वहाँ हमने उनकी तमाम तर जो साइबर थी, वारफेयर थी हमारी, हमने उसको ज़ीरो कर दिया था और हम छाए हुए थे। वहाँ हमारे वो अयाज साहब ने ट्वीट किया था और मैंने उसे फिर फील्ड मार्शल के सामने भी कहा कि हम, और मैंने नशरियात में भी कहता रहा कि हमारे जो ड्रोन हैं, ड्रोन शहजादे इस वक्त मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं दिल्ली में, और उनको अपना स्यापा पड़ा हुआ था। गुजरात में उनकी बंदरगाह ऑफ थी, उनका रेलवे सिस्टम बंद पड़ा हुआ था, उनके जो डैम खुले थे हमने बंद किए, बंद को चलाया। तो ये तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी बात करते हुए डर रहे थे। इनकी एयरफोर्स 400 किलोमीटर दूर जा चुकी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमने जवाब दिया, वो सदर ट्रंप को जो कहते थे कि ये तो आपस में लड़ते रहे हैं अशरों और हज़ारों साल, ये लड़ लेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम जीत रहे हैं और हमें ही रिक्वेस्ट आई सदर ट्रंप की तरफ से कि इसको सीज़ फायर कर दे, और हमने कर दिया। तो उसके बाद से लेके मोदी ने आज तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। आप देख लें कि वो उनकी जो पूरी जंग अब ये इलेक्शनों में वो लड़े हैं ना, वो अपनी हिंदू तवा पे लड़े हैं, RSS जो उनकी आइडियोलॉजी है, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। क्यों? वो लेते तो लोग पूछते कि भाई तुम जवाब क्यों नहीं देते ट्रंप को, वो जो तुम्हारी छेड़ बना दी है उसने।
تو یہ تھی ہماری فورس, ہماری مسلح افواج. اور پھر جو کچھ ہم نے, آپ دیکھیں جون میں امریکہ نے اور اسرائیل نے حملہ کیا ایران پہ, اور پارلیمنٹ نے ان کی ہمارے شکر گزاری کی, تشکر کی, قرارداد پاس کی. ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک نیا دفاعی پیکٹ ہوا, اب ہم وہاں پہ ان کا ہوائی اڈہ سنبھال چکے ہوئے ہیں, سب چیزیں موجود ہیں. تو جو لوگ پاکستان کو نیست و نابود کر رہے تھے, اسرائیل, انڈیا اور افغانستان سے ان کا خیال یہ تھا کہ اس جنگ میں بھی وہ ہمارے اوپر ایک پراکسی وار لائیں گے. ہم نے ان کے ساتھ وہ کام کیا کہ انہیں اب سمجھ نہیں آ رہی, وہی وہ جو دہشت گردانہ ہے کہ کچھ سلیپر سیل سے بندے نکالے, حملہ کر دیا, کل ایک مولانا کی بھی شہادت ہوئی, کبھی کہیں خود کچھ حملہ کر دیا. تو ہم ان کے پاس اب جا رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی گھر میں گھس کے مار رہے ہیں, کہ ہماری طرف سے ایک پالیسی کلیئر ہے کہ ہمیں جہاں پتہ لگے گا دہشت گرد ہے ہم ماریں گے, اور ہم نہیں چھوڑیں گے. اور ہم نے اس پہ کسی کی نہیں مانی, وہ ثالث چاہے وہ دوحہ تھے یا ترکی تھے, ایون چائنا تھا, ان سب کو سمجھ آ گئی کہ ان کا علاج یہی ہے جو پاکستان کر رہا ہے. تو پھر اب الحمدللہ پاکستان جہاں کھڑا ہے کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایک سیاسی جماعت نے اس وقت بھی بیانیہ بنایا, پی ٹی آئی نے. عمر ایوب جو اپوزیشن لیڈر تھے وہ کہتے تھے انہوں نے گولے بیچ دیے ہیں, ان کے پاس تیل نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ کہتی تھی ببانگ دھول کے یہ مودی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. انہوں نے ٹرولنگ کی, اور جب ہم نے طیارے گرائے ہیں نا تو ان سب کو بہت ساروں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کیے. یہ واپس ہوئے اور پاکستان پہ آئے. یہ جنرل سرفراز شہید سے شروع ہوئے تھے. ابھی بھی پاک ایران جو مذاکرات کرائے امریکہ کے ساتھ, انہوں نے کہا پاکستان کہاں پہ ہے. محمود خان اچکزئی اس لیے نہیں اس بریفنگ میں گئے, انہوں نے کہا یہ ہماری ٹرولنگ کریں گے بیٹھ کے, میں نہیں جا سکتا اس بریفنگ میں. تو آپ بتائیں کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں ان کے لیے رتب اللسان کے جناب بڑا ہو گیا, بڑی مار کھا لی. بھائی اپنے آپ کو ٹھیک کرو, 9 مئی آ رہا ہے, معافی مانگ لو. کوئی آپ کو روک رہا ہے؟ پرسوں آ رہا ہے 9 مئی, آپ کریں, رجوع کریں اپنی کہ جی ہم غلط کرتے رہے ہیں, ہر جنگ میں ہم نے گند مارا ہے. تو پاکستان تو اللہ کے فضل سے بڑھ رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے انشاءاللہ. یہ معاہدہ ہوتا ہے تو جو ہماری سب کی توقعات ہیں, اب ہمارے اقتصادی مسائل کو حل ہونا چاہیے, یہاں پہ انویسٹمنٹ لانی چاہیے, ہماری حکومت کو, ریاست کو مل کے جو اصل کام اب ضرورت ہے وہ یہ کرنے والا ہے. صحیح. جی ایاز صاحب آپ کی طرف آؤں گی, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں 1 سال مکمل ہونے والا ہے, ہو گیا ہے, اور یہ جو تاریخ ساز فتح ہے اس نے پاکستان کا نقشہ دنیا میں بدلا, پوری دنیا معترف نظر آتی ہے. اور اس آپریشن کے بعد آگے چل کر ہم بھارت کے حوالے سے بھی بات کریں گے. عالمی سطح پر آپ کے خیال میں پاکستان کا قد کتنا بلند ہوا, اور دنیا اب پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ اگر فوائد کی بات کی جائے اور اس فتح کے بعد پرٹیکولر بات کریں تو کیا فوائد حاصل ہوئے پاکستان کو؟ عامر نے ایک بات کی کہ اس دن ان کا ایک بٹن آف ہوا, تو میں وہیں سے شروع کروں گا کہ اسی دن ہمارا بٹن آن ہوا. اب ڈپلومیٹیکلی ہمارا بٹن آن ہوا کہ ہم نے پوری دنیا میں پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کیا جانے لگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم کافی حد تک آئسولیشن میں تھے. ظاہر ہے ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں تھی, کوئی ہماری بات ہی نہیں سنتا تھا. لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ تو بس بالکل پاکستان ایک فارغ سا ملک ہے, تو اس کی اہمیت ختم ہو چکی ہے. اور ظاہر ہے وہ امپورٹنٹ انڈیا تھا اور انڈیا کو یہ اہمیت بھی دی جاتی تھی. لیکن جب یہ ہو گیا اور اس کے بعد پھر لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوئی, کیونکہ ایک ڈرامہ اس سے پہلے انڈیا کر چکا تھا, اس وقت تک سمجھ نہیں آئی تھی دنیا کو. وہ لگ یہی رہا تھا کہ وہ چونکہ ہمیشہ سے وہ ایک ہی بات کرتا رہا کہ جی در اندازی ہوتی ہے, اور پاکستان اسٹیج کرتا ہے اس طرح کہ وہ جو آپریشنز ہیں, وہاں تک رشیا اس کے ساتھ تھا, ایون اس سٹیج تک امریکہ. اب جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ وینس وہاں موجود ہے, اپنا چودھری وینس جڑا, وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اور وہ اس کا بھی انیشیل جو سٹیٹمنٹ ہے اپنے فواد چودھری کے رشتہ دار نہیں اپنے جے ڈی وینس, تو وہ انیشیل ان کی سٹیٹمنٹ وہ انڈیا کے حق میں آتی ہے, جس میں وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں جی یہ پاکستان نے. آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں, اس وقت جو انٹرنیشنل لیول پہ میڈیا کی اگر میں بات کروں, انٹرنیشنل میڈیا میں, کیونکہ بہت سے دوستوں سے بات ہوئی, تو وہ بڑے پریشان تھے اس وقت نا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں بات میڈیا میں جب شروع ہوتی ہے تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ تو پاکستان نے کر دیا, اس کے بعد وہ آرگیومنٹ بیلٹ اسی پوائنٹ پہ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان نے کیا ہے لہٰذا آگے کیا کرنا ہے. تو وہ جواب دینے کے بعد ہم نے پھر دنیا کو سمجھ آنے شروع ہوئی. سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ جس انڈیا کو میں اتنے ناز نخروں سے
تیار شیار کر کے چین کے سامنے میں نے بٹھایا تھا، یہ تو پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکا، تو یہ چین کا کیا مقابلہ کرے گا؟ وہاں سے انڈیا کا اور نریندر مودی کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے۔ ہاں ایک چیز البتہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ مت سمجھیں کہ انڈیا والے یہ سوچ نہیں رہے ہوں گے یا وہ چاہ نہیں رہے ہوں گے کہ اس کا کو بدلہ لیا جائے، وہ کوشش بھی کر رہے ہوں گے، اس کی پلاننگ بھی کر رہے ہوں گے۔ اس سے بھی مطلب یہ دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اور وہ ہمارا دشمن تو ہم سے کئی گنا بڑا بھی ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک ہونا ظاہر ہے اس کے بعد ہماری اہمیت تو بننی تھی۔ پھر ان کا ڈیلیگیشن جاتا ہے وہ جو مختلف اس کے لیے بتانے کے لیے لوگوں کو، ششی تھرور اس کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کی بھی خواری شروع ہو جاتی ہے، وہ کوئی گانے شانے سنتے رہتے ہیں، کچھ گاندے رہتے ہیں، اس طرح کا معاملات بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس بیچنے کے لیے پھر رہا کچھ نہیں۔ وہ بٹن آپ کا آن ہوا تو اس کے بعد 47 سال بعد آپ امریکہ اور ایران کو یہاں اسلام آباد میں آمنے سامنے بٹھانے میں کامیاب ہوئے، اور امریکی وائس پریزیڈنٹ کا اس میں آنا یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ اب بھی ٹرمپ صاحب آج پھر انہوں نے تڑی لاتی کہ وہ بڑی اس طرح کی بمباری پہلے نہیں ہوئی جو بڑی خوفناک ہوگی، ایران مان جائے، وہ معاہدہ کر لے۔ تو اگر معاہدہ ہو گیا تو ٹرمپ صاحب کے بارے میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید چائنا جاتے ہوئے وہ پاکستان بھی رک جائے اور کوئی معاہدہ شاید دستخط کر جائیں یا ویسے ہی آ جائیں، تو یہ ایک اور بڑا آپ کی اچیومنٹ ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے ایفرٹ کر لی۔ اور ٹرمپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے سعودی عرب کا نام نہیں لیا تھا کل، انہوں نے کہا پاکستان اور کچھ دوسرے ملکوں کی میں نے درخواست پہ یہ کیا ہے، تو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کا رول اس میں پازیٹیو ہے، اور ایران والوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے، وہ بھی پاکستان کا رول مانتے ہیں۔ تو یہ بات طے شدہ ہے۔ مجھے اب لگتا یہ ہے کہ میں مطلب اپنی اس پہ بات ختم کروں گا ٹرمپ کے حوالے سے، کہ ٹرمپ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں اس جنگ سے جان چھڑانے کا۔ اب وہ دیکھیں بہانہ ان کو کب ملتا ہے اور کیسا بہانہ ملتا ہے، کہ وہ آرام سے وہ جو آج انہوں نے اناؤنس کیا ہے آپریشن ایپک فیوری، اور اس کو جو وہ فریڈم کا ان کا وہ چل رہا ہے وہ اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور ایران سمیت سب کے لیے اپنا ہرموز کھول دی جائے گی۔ تو میرے خیال میں یہ ایک اور اتنی بڑی اچیومنٹ پاکستان کی ہوگی کہ نریندر مودی شاید پھر وہ مسلمانوں کا نام لینا بھی چھاڑ دے۔ اور یہ اچیومنٹ تو مودی سرکار سے ہضم نہیں ہوتی، اور جس طرح سے اس نے حال کیا ہے، اپنے ہی بھارت کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور اندر سے بھی مودی سرکار کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات جو مودی کا میڈیا ہے، گودی میڈیا، اس کا کردار نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ مارکہ حق کے دوران انہوں نے بڑی شاندار قسم کی رپورٹنگ کی پاکستان میں، وہاں انہوں نے علاقوں پر بام پھینک دیے انڈیا نے، جو پاکستان میں وہ علاقے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، اگر وہ علاقے تھے تو بعد میں وہ پکچر سامنے آئی جو ان کی پکچرز تھی، تو یقیناً یہ پتہ نہیں کون سا صحافت کا معیار ہے۔ خیر اس پر بھی ہم بات کریں گے، ابھی کوئکلی ناظرین بریک لے لیتے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مارکہ حق کو، مارکہ حق کی تاریخی کامیابی کو 1 سال ہو گیا ہے، اور اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ نوی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، آپ کے خیال میں یہ جو تاریخی فتح ہے ایک تو پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اس تاریخی ذلت سے کوئی سبق سیکھے گا؟ اچھا دعا دیکھیں، سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملیٹریلی یہ ایک بہت بڑی فتح تھی، یعنی گلوبل فائر پاور انڈیکس پہ انڈیا جو ہے وہ 4تھے نمبر کی بڑی ملٹری ہے دنیا میں، اور پاکستان جو ہے وہ 10ویں یا 11ویں نمبر کی ملٹری ہے گلوبل فائر پاور انڈیکس 2025 کے اوپر۔ تو اپنے سے اتنی کئی گنا بڑی ملٹری کو اس طرح سے شکست دینا میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اور میرے خیال میں رائٹلی جو آج آپ نے یہ ٹاپک بھی رکھا، اور جس طرح سے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، یہ ایک بہت بڑی تاریخی کامیابی ہے، اور اس میں میں ایک بات کہوں گا کہ یہ پوری قوم کی کامیابی ہے۔ یہاں پہ میرے خیال میں ہم یہ پولیٹیکل ڈفرینسز اور یہاں پہ یہ سیاسی جو اختلافات ہیں ان کو بیچ میں لے کے آنا یہ کسی طرح سے مناسب نہیں ہے، کیونکہ
उस दिन भी हमने एक कौम होने का सबूत दिया, हमने इंडिया को दिखाया हम एक कौम है। आज हम जब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो फिर भी हमें दिखाना ये चाहिए कि हम एक कौम हैं। हमारे सियासी मफादात, हमारे सियासी ख्यालात जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, हमारे सियासी जो इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन हम इस खुशी को, इस फतह को मनाने के लिए, इसका जश्न मनाने के लिए हम एक हैं। तो ये इख्तिलाफात को इस जगह पे नहीं लेके आना चाहिए। अच्छा, ये इंडिया की तरफ से बेसिकली एक कोशिश थी न्यू नॉर्मल जो है वो सेट करने की, कि ऐसे ही हम टेररिज्म को जो है उसको एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, उसको वेपनाइज करेंगे और फिर हम पाकिस्तान में जाके जो है इस तरह की कार्रवाई करेंगे और उसको जिस तरह से पॉलिटिकल मकासद के लिए या डिप्लोमेटिक मकासद के लिए जिस तरह से यूज करना चाहेंगे करेंगे। देखिए, ये इंडिया का वतीरा रहा है। ये जश्न हमने मना लिया। अब हमारे पास एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो डिप्लोमेटिकली इंडिया का चेहरा दुनिया के सामने उसको बेनकाब करने की जरूरत है कि इंडिया ने बारहा टेररिज्म को वेपनाइज किया पाकिस्तान को मलायन करने के लिए, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनली आइसोलेट करने के लिए, पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए। आप देखें, ये सिर्फ मोदी के दौर में यानी 2014 के बाद से देखें तो ये एक प्रॉपर एक एज ए स्ट्रैटेजी यूज हुआ। उससे पहले भी आप देखें कि इंडिया ने डिप्लोमेटिक मकासद के लिए और पॉलिटिकल मकासद के लिए, मैं आपको 2001 की जब सदर बिल क्लिंटन जो है वो आ रहे थे, इंडिया का दौरा कर रहे थे, उस वक्त छठी संगपुरा का वाकया हुआ था। वहां पे कई 2 दर्जन से जायद सिखों को जो है वो बड़ी बेदर्दी से जो है वो उनको कत्ल कर दिया गया था और फिर वो अगेन जो सारा इल्जाम था वो पाकिस्तान की तरफ लाया गया। उसमें डिप्लोमेटिक मकासद क्या थे कि कश्मीर के अंदर जो कि एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी उसको मलायन करना, उसको जो है एक उसका इमेज जो है वो मसख करना। उसके बाद आप समझौता एक्सप्रेस को देखें कि उसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो है जो उसमें शहीद हुए, लेकिन अगेन बाद में पता चला, पहले उठा के पाकिस्तान पे डाल दिया, फिर पता चला कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट खुद उसमें शामिल थे और फिर बाद में कोर्ट का डिसीजन आता है कि वो लोग जो शामिल थे उनको बरी कर दिया जाता है। फिर इनके मोदी के दौर में कि मोदी ने तो एज ए स्टेट पॉलिसी वो ये लेके चला था कि पाकिस्तान को दुनिया में टेररिज्म की सो कॉल्ड एलाइड सपोर्ट फॉर टेररिज्म, उसके लिए दुनिया में आइसोलेट करना है। तो आप देखें, ये पहलगाम से पहले पुलवामा किया। अच्छा, मजे की बात यह है कि पुलवामा में भी वो बाद में सारी बातें जो है वो खुल के आई। इंडिया के अपने पॉलिटिशियन ने माना कि ये खुद किया था मोदी ने, क्योंकि 2018 में उसकी पॉपुलैरिटी ग्राफ गिर रहा था, सारी महंगाई जोरों पे थी, वहां पे जो है वो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे और यानी ओवरऑल पॉपुलैरिटी ग्राफ उसका नीचे जा रहा था। और फिर ये पुलवामा हुआ और पुलवामा के बाद उन्होंने बालाकोट में जो भी सो कॉल्ड उन्होंने स्ट्राइक की, उसके बाद उन्होंने देखा कि आपने इलेक्शन वो जीत लिया, तो उसको पॉलिटिकल मकासद के लिए। फिर ये जो पहलगाम का इंसिडेंट होता है, देखिए अब थोड़ा सा देखना ये चाहिए और मेरे ख्याल में ये हमारे डिप्लोमेटिक कोर जो है दुनिया को ये बात दिखाए कि आप देखें कि किस वक्त पहलगाम का इंसिडेंट होता है, कि जब इंडिया खुद जो है वो एज ए परपेट्रेटर ऑफ टेररिज्म सारी दुनिया में उसका एक इमेज बन रहा था, जो उसने कनाडा में किया, जो उसने अमेरिका में किया, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में जो उसकी कार्रवाइयां थी, जो जर्मनी में उसकी कार्रवाइयां थी। तो वो इंडिया जो कि हमेशा अपने आप को एज ए विक्टिम ऑफ टेररिज्म पेश करता रहा, वो एज ए परपेट्रेटर ऑफ टेररिज्म जो है वो बन के दुनिया के सामने आ रहा था। और फिर पहलगाम होता है, और पहलगाम ऐसे वक्त में होता है जब अमेरिकी जो है नायब सदर JD वेंस वहां पे मौजूद हैं। तो आप देखें कि उसके पीछे मकासद क्या थे। मकासद ये कि जी हम तो वो जो परपेट्रेटर ऑफ टेररिज्म का उनका एक इमेज ग्लोबली बन रहा था, वो दोबारा उसको वापस उस तरफ लेके जाना चाह रहे थे कि जी हम तो विक्टिम हैं,
टेररिज्म के। लेकिन इस दफा अगेन इंडिया वो शायद ये समझ रहा था कि इजराइल की तरह वो जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर बन जाएगा, वो खुद ही पाकिस्तान की तरफ से इन्वेस्टिगेशन ऑफर की जाती है, वो नहीं मानता, वो खुद ही जज भी बनता है, वो ज्यूरी भी बनता है, वो एग्जीक्यूशनर भी बनता है। लेकिन जो जवाब उसको मिला इस दफा का जवाब, मेरे ख्याल में ये आइंदा के लिए वो बहुत मेरे ख्याल में बहुत दफा सोचेगा कोई इस तरह की कार्रवाई करने से पहले। लेकिन पाकिस्तान का मेरे ख्याल में ये जश्न हम मना रहे हैं, ये जश्न मनाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमें डिप्लोमेटिक एक ऑफेंसिव जो है वो शुरू करना चाहिए। और इंडिया का ये चेहरा कि इंडिया जो एज ए स्ट्रैटेजी यूज करता है टेररिज्म को, एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करता है टेररिज्म को, एज ए वेपन यूज करता है टेररिज्म को पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ये चेहरा दुनिया को दिखाने की जरूरत है। हमें एक ऑफेंसिव लेके चलना चाहिए दुनिया को। इस वक्त जब दुनिया हमारी बात मान रही है, दुनिया हमें सुन रही है, तो हमें दुनिया को ये दिखाना चाहिए कि देखें ये असल चेहरा जो हमें टेररिज्म का परपेट्रेटर कह रहा था वो खुद। और फिर खान साहब ने एक बात अच्छी की, देखें कन्वेंशनल डोमेन में तो उसको समझ आ गई कि ये बहुत ज्यादा रिस्क है। अगर वो कुछ इस तरह की कार्रवाई करेगा और उसका जवाब ऐसे मिलेगा, वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। लेकिन वो जो सब कन्वेंशनल डोमेन है उसमें इंडिया अब भी कोशिश करेगा। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की जो फॉल्ट लाइंस हैं वो पॉलिटिकल हैं, वो रिलीजियस हैं, वो अब उसको वो एक्सप्लॉइट करते हुए सब कन्वेंशनल डोमेन में वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करेगा। इसी वजह से मैं कहता हूं कि एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव की जरूरत है कि दुनिया को इंडिया का असल चेहरा दिखाया जाए। बिल्कुल ठीक है जी, पॉइंट आपका आ गया। दुनिया को असल चेहरा जो भारत का है वो दिखाना चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान, जबकि दुनिया पाकिस्तान की मोतरिफ है, पाकिस्तान की बात को भी मान रही है, क्योंकि अमेरिका, ईरान, इजराइल का जो मामला है इसमें पाकिस्तान ने जिस तरह से एक बहुत अच्छी सिफारतकारी, शानदार सिफारतकारी का मुजाहरा किया और इसकी तारीफ करते हुए अमेरिका, ईरान समेत दुनिया नजर आती है। इसी तरह पाकिस्तान को दुनिया का, भारत का जो असल चेहरा है वो भी दिखाना चाहिए। इस पर हम मजीद भी बात करते हैं नाज़रीन। अभी एक क्विकली ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मार्का हक की कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फैसल साहब आपकी तरफ आऊँगी, आपके ख्याल में ये पाकिस्तान की तारीख साज फतह क्या मायने रखती है पाकिस्तान के लिए, और इस कामयाबी ने खित्ते पर जो पाकिस्तान का एक नक्शा है वो कैसे बदला है? फैसल साहब। देखिए, मोदी साहब को बड़ा तकब्बुर था कि उनके पास राफेल होते तो पाकिस्तान को जो है ना बर्बाद कर सकता है, जिसका उन्होंने इस जंग से पहले वाली जंग में इज़हार भी किया था। राफेल आने के बाद भी पाकिस्तान ने मोदी साहब की जो जितना भी तकब्बुर था उसको भी मलियामेट कर दिया, और राफेल समेत मोदी साहब को भी ऐसा गिराया है कि आज तक जो है मोदी साहब जो है उठ ही नहीं पा रहे। उनके बिल्कुल समझने घुटनी जो है पाकिस्तान ने जो है वो तोड़ दिया। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि इस बहरानी कैफियत से उन्होंने भारत को कैसे निकालना है, खुद कैसे निकालना है। पाकिस्तान ने मोदी साहब को दुनिया में एक आइसोलेशन का जो है वो शिकार कर दिया। फिर ये जो ईरान वाला मामला हुआ, इससे पाकिस्तान का जो वकार भी बुलंद हुआ और भारत जो है और पीछे चला गया। ये भारत का मीडिया, जिसको हम हमेशा तनकीद करते रहे, लेकिन पहला मौका है कि भारत का मीडिया जो है मोदी की कारकर्दगी पर भी बड़ी शिद्दत के साथ ही जो है वो सवाल उठा रहा है। अब पाकिस्तान का इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान अब एक ऐसा घर बन चुका है जिसकी एलिवेशन तो बहुत खूबसूरत हो गई है और घर पे चौकीदारी का निज़ाम भी जो है बहुत मौसर हो गया, लेकिन अंदर के मकीन जो है उनमें थोड़ी सी जो है ना बेचैनी, उनमें जो है खुशहाली नहीं है। अगर अब ये जो एलिवेशन और चौकीदारी के एक मौसर निज़ाम से एक पाकिस्तान की खूबसूरती दुनिया में नज़र आ रही है, लेकिन अगर मकीनों को खुशहाल करने के लिए भी कोई इंतज़ाम कर दिया जाए तो एक अच्छा एक मुल्क जो है, इसको हमें कामयाब रियासत, कामयाब मुल्क की जो दुनिया में जो मेयारात मुतय्यन है, हम उसमें जो है वो शुमार होने शुरू हो जाएंगे। अब की जो सूरत हाल है इससे गुमान है, बहुत ज़्यादा लोगों को तबक्कात हैं कि जंग के खात्मे के बाद जो है वो अपना पाकिस्तान के हालात भी जो है वो बेहतर हो जाएंगे। तो एक पाकिस्तान जो है फिर एक तरक्की याफ्ता ममालिक, तरक्की पजीर से जो है तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ शामिल ना, उस तरफ हमारा सफ़र तो कम से कम जो है वो शुरू हो जाएगा, उस तरफ हम बढ़ना तो कम से कम जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो आने वाले दिन जो है पाकिस्तान के पॉलिसी साजों के लिए, हुक्मरानों के लिए, रियासत चलाने वालों के लिए बहुत अहम है। उन्होंने अगर इस तरह की पॉलिसियाँ बनाई जिससे जो है कोई बेहतरी का रास्ता निकला तो एक आने वाली नस्लें भी जो है उससे इस्तेफादा कर सकेंगी। बहरहाल अभी सब बातें जो है ना वो कबल अज़ वक्त है। असल बात है कि वाबा बहुत हो गई है, एलिवेशन बहुत खूबसूरत है, आम आदमी के असरात कब तक आएंगे ये अभी तक सवाल है। वो कह रहे हैं अंदर भी रंग रोगन करा लो।
इलियास साहब। अंदरों भी सुनी होगी। नहीं, बिल्कुल हमें इस दिन को बड़ा जोश जज्बे के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि 6-0 किया था और भारत 8-0 जी, अपने करेक्शन कर लें आप। बिल्कुल वो जो किया तो अभी तक वो उसका और वो ट्रंप खुद 10 पे पहुंचा हुआ है, कमाल कर रहे हैं। नहीं 11 उसका लास्ट फिगर 11 था। बिल्कुल ये देखें, इस पर जो है, इस पर अच्छा, हो सकता है अगले साल हम 12 लोगों ने भी इतराफ़ किया, उन्होंने, उनके हुक्मरानों ने भी इतराफ़ किया, मोदी ने इतराफ़ किया कि वो बिल्कुल अब देखें, उसने खुद कहा कि जी ये तो राफेल रखे हुए थे, ये नहीं कुछ काम कर सके। फिर उनका देखें खामोशी के साथ, यानी कि उन्होंने कहा था पाकिस्तान ने कि जंग तुम शुरू करोगे, ख़त्म हम करेंगे। फिर तरले डाले उन्होंने, अमेरिका के ट्रंप के तरले डाल के जंग रुकवाई, और देखें अब अभी तक वो खामोश और उस सदमे से नहीं निकल सके। और आज की जो ट्रांसमिशन वगैरह जो हो रही है, इससे उनको और सदमा होगा, और 1 साल होने के बाद उनको मज़ीद सदमा बर्दाश्त करना पड़ेगा। और इस बात का पूरी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर जो इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने इतराफ़ किया, और इस पर तराने बनाए गए अरब ममालिक की जानब से, जो पहली दफ़ा और तारीख़ में ऐसी जंग जो है, जो कि आज तक किसी ने ऐसी लड़ी नहीं होगी, जो कि पाकिस्तान ने एक तहरीक रकम की, जिसको दुनिया भर ने माना कि पाकिस्तानी जो फ़ौज है वो नंबर 1 है, दफाई लिहाज से पाकिस्तान मजबूत है। और ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो जंग जो जीते, जिस तरह पाकिस्तान ने किया, आवाम सड़कों पर निकले, और आवाम शाना व शाना जो लड़ती रही, और वो देखा सब ने कि सड़कों पर जहाँ से अटैक हो रहे थे, जहाँ पर हो रहे थे, बिल्कुल वो साथ साथ रहे, और मज़ाइल चल रहे थे तो अल्लाह अकबर के नारे लगाते रहे। हमारे लिए ये बड़ा एक देखते हैं, हमें बड़ा फ़ख्र होता है उस बात पर, और सब यानी पाकिस्तान बल्कि आलमी दुनिया इस्लामी ममालिक को भी है। बिल्कुल जी, तमाम पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात है। पॉइंट आपका आ गया, वक्त ख़त्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह।